Welcome, friends, in today's session of Business Regulatory Framework. We are currently dealing with Unit 1, Sale of Goods Act 1930. Let us take today a very important topic and a very easy topic also. And many times in university question paper, this topic has been asked. So let us try to understand today what is the definition of goods as per Sale of Goods Act, as per its section 2, subsection 7. And we will also try to cover what are the various types of goods that are covered under the Act. So let us straightforward have the definition of goods. A very interesting definition of goods is there in the Act. Section 2, subsection 7 of Sale of Goods Act defines goods as goods means every kind of movable property. Every kind of movable property other than actionable claims and money. गुड्स का मीनिंग समझाने की कोशिश की गई है डेफिनेशन के अंदर क्लियर कट बोला गया है गुड्स का मीनिंग क्या है सर कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी हो दो को छोड़ देना है अदर देन टू का मतलब क्या है सर कौन सी एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी जिसका डिटेल डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं एक्शनेबल क्लेम्स क्या है मनी क्यों एक्सक्लूड किया गया है डेफिनेशन में से तो उसका रीजन भी हम जानने की कोशिश करेंगे तो फिर से गुड्स क्या है सर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दो को छोड़ के कौन सी दो को छोड़ देना हमने एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इन दो को छोड़ दीजिए दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन यानी गुड्स के अंदर इन दो चीजों का समावेश नहीं होता है एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट गुड्स मनी आर ऑल्सो नॉट गुड्स उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बाद में लेंगे एंड इंक्लूड्स तीन चीजों का समावेश होता है वो भी क्लियर किया गया है दो चीज को एक्सक्लूड किया गया तो दो और बाकी की चीजों को इंक्लूड भी किया गया है स्पष्ट किया गया है कि इन जो नीचे के पॉइंट्स है इन सबका समावेश होता है गुड्स की डेफिनेशन में तो नीचे के पॉइंट्स कौन से हैं सर डेफिनेशन कंटिन्यू ही है स्टॉक एंड शेयर्स ये गुड्स हैं ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स है ग्रास भी गुड्स है एंड चौथी चीज है थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट टू द लैंड विच आर एग्रीड टू बी severed before sale or under the contract of sale चार चीजों को स्पष्ट किया गया है इंक्लूड किया गया है गुड्स के अंदर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही लेकिन स्पष्ट किया गया डेफिनेशन के अंदर कि दो चीजों को एक्सक्लूड कर दीजिए ये गुड्स नहीं है एक्शनेबल क्लेम्स और मनी और क्लियर किया गया है कि और कौन सी चीजों में कंट्रोवर्सी हो सकती है तो डेफिनेशन में क्लियर कट कर दिया गया है कि कौन सी चीजों में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए सर स्टॉक गुड्स है शेयर्स गुड्स है ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है ग्रास भी गुड्स है और जितनी भी चीजें जमीन से जुड़ी हुई है जितनी भी चीजें जमीन से लैंड से जुड़ी हुई है और जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं बिफोर सेल सेपरेट कर सकते हैं सीवीड मीन सेपरेट जिससे हम अलग कर सकते हैं जमीन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं जमीन से लैंड से तो वो सारी चीजें गुड्स कही जा सकती है इट में बी बिफोर से और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट से सेल से पहले हम उसको सेपरेट कर सकते हैं लैंड से या जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद भी हो सकता है पॉसिबल है तो ये होगी गुड्स की डेफिनेशन अब डेफिनेशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि ऐसे डेफिनेशन कैसे डेफिनेशन सर डेफिनेशन की क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं थोड़ी सी द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द सेल एंड परचेस ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है ये माइंड में रखना है इनमूवेबल प्रॉपर्टी आप कहाँ पढ़ेंगे सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसका अलग एक्ट है वहां आप पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है इनमूवेबल प्रॉपर्टी वहां सब्जेक्ट में तो इन ऐसे इनमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको ध्यान में नहीं लेना आएगा ही नहीं तो दूसरा है सर दूसरा पॉइंट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज गुड्स अब देखो इनमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का तो क्या सब्जेक्ट मैटर है सर मूवेबल गुड्स उल्टा कर देंगे तो यहाँ मूवेबल गुड्स जो है सर वो सब्जेक्ट मैटर है किसके सब्जेक्ट मैटर है सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के चलिए स्टॉक एंड शेयर की क्लैरिफिकेशन दी गई है आगे स्टॉक एंड शेयर इट्स अ गुड्स ये कंफर्म है Stock and shares have been expressly included in the definition of goods primarily to avoid any misunderstanding because they are excluded from the term goods under English law. हमारे भारत के लॉ के अंदर शेयर स्टॉक एंड शेयर को जगह दी गई है गुड्स माना गया है लेकिन ये इसीलिए डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है कि कंफ्यूजन ना हो क्यों कंफ्यूजन हो सकता है सर इंग्लिश लॉ के हम ज्यादातर हमारे जो लॉ है ना सर वो इंग्लैंड से लिए हुए हैं ठीक है
तो इसीलिए यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कि स्टॉक एंड शेयर्स भाई कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पे इनको ऐड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया है गुड्स के अंदर। और इंग्लिश लॉ में ये एक्सक्लूडेड है, वहाँ इन्हें गुड्स नहीं माना गया है, इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों चीजों को गुड्स की डेफिनेशन में समावेश किया गया, इंक्लूड किया गया। अब चलते हैं मनी, किसको एक्सक्लूड किया गया। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स हैव बीन एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म गुड्स। इन दो चीजों का समावेश नहीं होता है गुड्स की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन के अंदर देखा। अब क्यों नहीं होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों, एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे मनी और एक्शनेबल क्लेम्स क्यों इनका समावेश नहीं हो रहा है। तो पहले मनी को लेते हैं। मनी हियर मीन्स द लीगल टेंडर ऑफ मनी, दैट इज द रिकॉग्नाइज्ड सर्कुलेशन इन द कंट्री। जो आपकी 100 की नोट है, 200 की नोट है, 1000 की 2000 की नोट है, 500 की नोट है, ये जो हमारा लीगल टेंडर मनी है ना, उसको गुड्स के अंदर समावेश नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो मनी है 100 रुपया है या 200 रुपया है, सर इस मनी को जो है ना आप बेच नहीं सकते। बेच सकते हो कि भाई मेरी 100 की नोट कोई 150 में लेना चाहता है, कोई 200 की नोट मेरी 250 में लेना चाहता है, वी कैन नॉट सेल इट। ठीक है, तो जो मनी सर्कुलेशन में है भारत के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, उसको डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। सो इट एक्सक्लूड्स, और ये जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में मनी को, इन चीजों को जो हमारी लीगल टेंडर मनी, उसको एक्सक्लूड किया गया है डेफिनेशन में से। लेकिन इस एक्सक्लूजन के अंदर एक एक्सक्लूजन है। क्या एक्सक्लूजन है सर? इट एक्सक्लूड्स ओल्ड रेयर कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसी एज दे कैन बी सोल्ड एंड बॉट एज गुड्स। यानी अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास पुराने सिक्के पड़े हुए हैं, तो क्या वो मनी, उसे मैं गुड्स मान सकता हूँ? यस सर, ये गुड्स है। पुराने सिक्के हैं आपके पास, बहुत ही पुराने ऐतिहासिक सिक्के पड़े हुए हैं, तो क्या मैं इसे गुड्स मान सकता हूँ? यस सर, मान सकते हैं। रीजन क्या है? क्या मैं इन पुराने सिक्कों को बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ? यस। ये नायाब चीजें हैं, ये सबके पास नहीं होती है, तो आपका इस पे दाम मिलेगा। यू कैन सेल इट एंड अदर पर्सन कैन बाय इट, यहाँ आप बाय कर सकते हैं। यू कैन आइदर बाय और यू कैन आइदर सेल। वैसे ही फॉरेन करेंसी में हो सकता है। फॉरेन करेंसी क्या होता है सर? उसको एक्सचेंज करते हैं, उसका भी सेल और परचेज होता है। तो फॉरेन करेंसी और ओल्ड रेयर कॉइन्स अगर हैं तो दे आर गुड्स, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये क्या दिया गया है सर? क्लैरिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। दे आर गुड्स, ओल्ड रेयर कॉइन्स गुड्स हैं, और और फॉरेन करेंसीज भी गुड्स है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाउएवर रेगुलेटेड बाय FEMA, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, ये हम इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसे जो भी चीज आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सारी गुड्स है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये मनी की बातें हो गई, क्लियर हो गया। लीगल टेंडर मनी है तो उसे गुड्स नहीं माना गया, लेकिन पुराने सिक्के हैं, करेंसी, फॉरेन करेंसी, तो आप उसे गुड्स मान सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स, अब इस पे आते हैं। लाइक डेब्ट्स आर things which a person cannot make use of but which can be claimed by him by means of a legal action। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? आपने कुछ डेप्ट कर दिया है, ठीक है, आपने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी है। मान लीजिए लोन क्रिएट हो, आपने लोन लिए किसी से। अब लोन ली है तो क्या किया जाएगा उस लोन का? सर, क्या हम लोन बेच सकते हैं कि भाई मेरे 2 लाख का लोन है, आप 2.5 लाख में ले लीजिए, या मेरे 2 लाख का लोन है, आप 1.5 लाख में ले लीजिए? हम क्या इस तरीके से डेब्ट्स बेच सकते हैं? इट कैन नॉट बी सोल्ड, इट कैन नॉट बी परचेस्ड। और यहाँ पे अगर आपको रिकवरी करनी हो तो सर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, यू कैन टेक लीगल एक्शन। एक्शनेबल का मतलब ये मीन्स यू कैन टेक लीगल एक्शन ऑन द डेब्ट क्रिएटेड बाय यू। या तो आपने डेब्ट रिकवर करनी है, या तो आपने डेब्ट पे करना है, या तो आपने लोन ली होगी, या तो आपने लोन दी हो, ये सिचुएशन होगी आपकी। तो एक्शनेबल क्लेम्स कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज लाइक गुड्स, दे कैन ओनली बी असाइंड। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे 2 लाख का लोन आप 1.5 लाख में ले लीजिए, 2-2.5 लाख में ले लीजिए। इट कैन नॉट बी सेल, इट कैन नॉट बी परचेज लाइक गुड्स। तो ये कोई गुड्स नहीं हुए सर। जो देवा आपने किया है, जो लायबिलिटी आपने क्रिएट की है, जो लोन की बात हो रही एक तरीके से, जो डेप्ट, उसे कभी भी गुड्स नहीं माना जा सकता। सिंपल रीजन है, यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट परचेज इट। यू कैन ट्रांसफर इट, ट्रांसफर हो सकता है कि मेरा लोन जो है ये मिस्टर एक्स का, मैं एक मिस्टर एक्स हूँ और मेरा लोन जो है मिस्टर वाई पे करेगा, ट्रांसफर हो सकता है, इट कैन बी असाइंड।
but it cannot be sold, it cannot be purchased. So it is not money, and explainable claims are excluded from the definition of goods. एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू आगे, और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इससे जुड़े हुए, वो हम कंटिन्यू करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता है। दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? थिंग्स व्हिच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। However, all such things which form part of the land itself but are agreed to be separated, CBA means separated from the land under the contract of sale, are considered as goods. जमीन के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई है जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे चीजों को हम गुड्स मान सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं सर? एक हो गया ग्रास, दूसरे हो गए ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज टू बी कट, ट्रीज भी आ जाते हैं, ट्रीज को आप काट के लेके जा सकते हैं सर, वो भी गुड्स है। ट्रीज आर ऑल्सो गुड्स, मीन्स वो भी एक सब्जेक्ट मैटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। एंड देयर लॉग वुड्स टू बी डिलीवर्ड, लॉग वुड्स यानी जो जो भी ट्रीज है उनके जो लकड़े हैं उनके छोटे छोटे हिस्से करके हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का गुड्स की डेफिनेशन में समावेश होता है। और क्या आ सकता है गुड्स के अंदर सर? और भी बहुत सारी चीजें, ये तो सब दिखने वाली चीजें थी, टेंजिबल एसेट्स थी। इनटेंजिबल एसेट्स को भी गुड्स माना गया है। कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स को भी गुड्स माना गया है, जैसे कि गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, पैटर्न, ये तो हमें पता ही है। बिजली, पानी, गैस, ये भी आता है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल गुड्स एंड मे बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इन सबको भी गुड्स माना गया है, ये भी सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। इसके साथ साथ जो जहाज होता है, जहाज, शिप has also been considered to come within the definition of the word goods. शिप को भी माना गया है सर, सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, उसे भी माना गया है। और एक केस के तो जजमेंट में भी क्लियर किया गया, हैरिसन वर्सेस फ्लूट 1945 का केस है। क्या कहा गया है सर केस के अंदर? इवन लॉटरी टिकट्स आर गुड्स एंड नॉट एक्शनेबल क्लेम्स। यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि लॉटरी टिकट्स को गुड्स मानना है आपने, ये कोई एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है। सो लॉटरी टिकट्स क्लियर हो गया सर, दे आर गुड्स, ये केस की जजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया गुड्स क्या है सर, बहुत ही क्लियर कट हमने समझ लिया। गुड्स के अंदर किन चीजों का समावेश होता है, किन चीजों को इसमें से निकाल दिया गया है। दो चीजें एक्सक्लूडेड, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, और इनको छोड़ के बाकी की जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है उन सबको आप गुड्स मान सकते हैं। ग्रास हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज, उनके लॉग वुड्स हो सकते हैं, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, शिप, लॉटरी टिकट्स, ये सारे के सारे क्या है सर? गुड्स है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स पे, गुड्स की डेफिनेशन समझ ली, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ले लिया दोस्तों। आप चलते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स पे। सो लेट अस मूव द गुड्स forming subject matter of contract of sale may be classified into following types। अब देखते हैं, पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, और इसकी दो कैटेगरी है। पहली है स्पेसिफिक गुड्स, और वी कैन से एसर्टेन गुड्स, और दूसरी इसके अंदर कैटेगरी है अनस्पेसिफिक और अनएसर्टेन गुड्स। तो ये पहली कैटेगरी है, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर दो चीजों का समावेश होता है, स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। या दूसरे तरीके से लिखना हो तो एसर्टेन, अनएसर्टेन गुड्स, निश्चित, अनिश्चित। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है सर फ्यूचर गुड्स, जो भविष्य का गुड्स है वो। और तीसरा जो है सर नैमितिक गुड्स, यानी कि कंटिंजेंट गुड्स। तो ये हो गई तीन कैटेगरी। एग्जिस्टिंग गुड्स यानी जो चीज हाजिर में हो, हाजिर हो, आपके पास हो, अवेलेबल हो, वैसी गुड्स, इसकी दो कैटेगरी है, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक, या उसको दूसरे तरीके से मुझे कहना हो तो एसर्टेन, अनएसर्टेन फ्यूचर गुड्स, और आखिरी है कंटिंजेंट गुड्स। यानी तीन मेन प्रकार हुए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। तो अब इन तीनों को हम समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो चलिए चलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स के पास। व्हाट आर एग्जिस्टिंग गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। As per Section 6 of Sale of Goods Act, existing goods are those goods which are owned or possessed। मैंने दो शब्दों को अंडरलाइन किया है, owned or possessed by the seller at the time of contract। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है सर? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है, जिस वक्त, टाइम की बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो सेलर होता है, सेलर के पास या तो उन चीज की ओनरशिप होगी या तो उसका पोजेशन होगा। ओनरशिप अलग चीज होगी, पोजेशन अलग चीज होगी, दो मिक्स नहीं होना चाहिए। और
इसकी, यहाँ तो सेलर के पास उसका पोजीशन होना चाहिए। दो में से एक भी चीज होगी तो वहां पे वी कैन से द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड ऑफ एग्जिस्टिंग। आपने एग्जिस्टिंग गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है ऐसा माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया। ओनरशिप और पोजीशन किसके पास होना चाहिए? सेलर के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ही एग्जिस्टिंग गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। द सेलर इज आइदर, जो मेन पॉइंट है उस पे आ रहे हैं, द सेलर इज आइदर द ओनर ऑफ द गुड्स और ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। यहाँ तो माल का मालिक है, यहाँ तो माल का कब्जा उसके पास होना चाहिए। दो में से एक चीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। अमित, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीडी प्लेयर, a manufacturer of CD player sells a CD player to Sumit. It is a contract of sale of existing goods because Amit owns the CD player. अमित कौन है? अ मैन्युफैक्चरर, यानी सीडी प्लेयर बनाने वाला बंदा। तो ये हो गया सेलर। ठीक है, अमित ही मैन्युफैक्चरर है यानी वो सेलर है, वो सीडी प्लेयर बनाता है। और ही इज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ सीडी प्लेयर टू सुमित। सुमित जो है यहाँ पे बायर है, तो अमित जो है वो सीडी प्लेयर बेचने की बात कर रहा है सुमित। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। हम यहाँ क्या कहेंगे सर कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है सर किसका हो रहा है? सर एग्जिस्टिंग गुड्स का हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग गुड्स का हो रहा है? सर अमित के पास सीडी प्लेयर होगा तो वो बेचेगा ना। ठीक है, पहली चीज ये है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अमित के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, तो उसके पास उसकी ओनरशिप भी है और मैं तो कह रहा हूँ पोजीशन भी है। पोजीशन और ओनरशिप दोनों उसके पास, मालिकी भी उसकी है और माल के ऊपर कब्जा भी उसका है, तो वो चीज को आसानी से बेच सकता है। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स बिकॉज अमित ओन्स एंड ऑल्सो पजेस द सीडी प्लेयर। में तो दोनों चीजें यहाँ लिख सकता हूँ, लिखना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली जो पहला एग्जांपल था उसमें क्या था? ओनरशिप भी सेलर की थी, पोजीशन भी सेलर का था, लेकिन सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। Similarly, when a person sells goods possessed by him and not owned by him, such as sale by an agent, it is also a sale of existing goods. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पर्सन है, he sells goods, वो माल बेच रहा है और जो माल बेच रहा है उसका पोजीशन उसके पास है लेकिन ओनरशिप उसके पास है। ऐसा माल कौन बेच सकता है? कब्जा है लेकिन आपके पास मालिक ही नहीं, ओनरशिप नहीं। ऐसा माल कौन बेच सकता है? सर एजेंट के पास इस तरीके से है। माल एजेंट के पास पड़ा है लेकिन माल एजेंट का नहीं है, गुड्स एजेंट के नहीं है, वो तो मालिक के है, ओनरशिप किसी और की है लेकिन पड़े हैं एजेंट के पास। अगर एजेंट कोई माल बेचता है इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है, तो हम क्या कहेंगे? एजेंट के पास पोजीशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे? माल तो है। ठीक है, सो ये जो व्यवहार हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे सर? इट इज अ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द मैन्युफैक्चरर सेंड्स द सीडी प्लेयर टू हिज एजेंट इन मुंबई एंड सेल्स देम थ्रू द एजेंट, it is a sale of existing goods because the agent possesses the goods although he is not the owner of them at the time of contract। अभी मैन्युफैक्चरर जो है तो हर जगह पे तो माल नहीं बेच सकता है, तो क्या करेगा सर? मैन्युफैक्चरर जो है यानी कि जो सेलर है वो क्या करेगा सर? किसी एजेंट के थ्रू भी तो माल बेचने की कोशिश कर सकेगा ना। मान लीजिए आपका यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में है और आप चाहते हो कि आपका माल हर शहर में बेचा जाए, तो आप क्या करेंगे सर? थ्रू एजेंट या थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपने एक एजेंट मुंबई में, तो वहां पे आपने सीडी प्लेयर भेजा है कि भाई बेचना, कोई दिक्कत नहीं। तो पोजीशन एजेंट का रहेगा उस माल के ऊपर। ठीक है, द पोजीशन इज ऑफ एजेंट लेकिन ओनरशिप एजेंट की नहीं, ओनरशिप तो मैन्युफैक्चरर की है। एजेंट का काम है माल बेचना लेकिन उसके पास पोजीशन, ओनरशिप नहीं। तो क्या अगर एजेंट ऐसी गुड्स जो बेच रहा है जिसका पोजीशन उसके पास है, ओनरशिप नहीं है, तो भी क्या ये वैलिड है? हाँ सर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी व्यवहार होते हैं। और जो जिस बंदे ने ये परचेस किया, जो बायर होगा, एजेंट से जो परचेस करा है, बायर ने पेमेंट करना होगा एजेंट को और एजेंट ने पेमेंट करना होगा मैन्युफैक्चरर। इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। या तो ओनरशिप होनी चाहिए या तो पोजीशन होना चाहिए, दो में से एक चीज होनी चाहिए। ये बेसिक लॉजिक है। दोनों हो वेल एंड गुड, दो में से एक चीज भी है जो बंदा बेच रहा है
सेलर के पास, फिर वो एजेंट हो या खुद डीलर हो, कोई दिक्कत नहीं। द एग्जिस्टिंग गुड्स, अब एग्जिस्टिंग गुड्स की हम चर्चा करें तो उसके दो भाग है। एग्जिस्टिंग गुड्स में बी आइदर नंबर वन स्पेसिफिक गुड्स, जिसका दूसरा नाम है असर्टेन गुड्स, और दूसरी कैटेगरी है अनस्पेसिफिक गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स। तो अब हम इन दोनों की डिटेल चर्चा करेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स हमें क्लियर हो गया क्या है, जहां हमने ओनरशिप और पोजीशन की चर्चा की। अब हम इसकी और जो आगे की कैटेगरी है उसकी चर्चा करेंगे। माल अगर हाजिर है, एग्जिस्टिंग है, तो उसकी दो कैटेगरी है, एक निश्चित है, निश्चित माल, दूसरा है अनिश्चित माल, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक। तो उसकी चर्चा में हम चलते हैं। Let us try to understand what are specific goods or we can say ascertain goods. तो डेफिनेशन है इसकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के हिसाब से एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो वो समझने की कोशिश करते हैं पहले। स्पेसिफिक गुड्स क्या है सर? दीज आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो सर ये क्या है सर? स्पेसिफिक गुड्स क्या है? जब जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है उस वक्त पार्टीज मिलकर डिसाइड करती है, पार्टीज बाय द पार्टीज, पार्टीज डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है? द गुड्स शुड बी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, यानी जो भी चीज खरीदनी है उसका सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन करना है, उसको पसंद करना है, उसकी पसंदगी करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, मान लीजिए आप एक शोरूम में जा रहे हैं और शोरूम में जाके, मोबाइल शोरूम है और मोबाइल शोरूम में से जाके अगर आप एक फोन डिसाइड नहीं करोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे, तो उसके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, एग्रीमेंट करेंगे कैसे? इसलिए स्पेसिफिक गुड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द गुड्स। और जो भी चीज आपको पसंद आई है, आपने जो आइडेंटिफाई किया है, सिलेक्शन किया है, पसंद की है जो चीज को, उसके ऊपर बायर और सेलर एग्री करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो एग्री करेंगे, तभी वो स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है ऐसा माना जाएगा। जैसे आप कोई मोबाइल शोरूम में गए और आपने कोई स्पेसिफाइड मोबाइल खरीदने की बात कर ली, तो स्पेसिफिक हो गया होगा कि कोई भी एक ब्रांड का नाम आपने ले लिया कि भाई मुझे एमआई का मोबाइल चाहिए, नोट प्रो 7, जो भी नाम है उसका आपने बता दिया, तो स्पेसिफाई हो गया, आपको वही चाहिए, आपको वही मिलना चाहिए, तभी आप स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करोगे। कोई स्पेसिफाइड वॉच होगा, भाई मुझे टाइटन की ही वॉच चाहिए, मुझे सोनाटा की ही वॉच वॉच चाहिए, तो वो स्पेसिफाई हो गया, आपको वही मिलना चाहिए। और डायमंड रिंग, अब डायमंड रिंग आपको 100 दिखाई होगी, उसमें से आपको जो पसंद आ रही है वो आप सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई, आपको सिलेक्शन करना है। तो ऐसे ही कार हो गई, कार भी शोरूम में जाओगे 50 पड़ी होगी, 100 पड़ी होगी, उसमें से आपको डिसाइड करनी है आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। विराट हैड 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ बाइक। He agreed to sell his Yamaha bike to Rohit and Rohit agreed to purchase the same bike. अभी मान लीजिए मिस्टर विराट नाम की व्यक्ति है और उनके पास 4 अलग-अलग ब्रांड की बाइक्स पड़ी हुई है और वो सोच रहे हैं इसमें से एक बेच लूं। बेच सकते हैं। 4 अलग-अलग ब्रांड पकड़ लीजिए, यामाहा की है, शाइन है, अलग-अलग ब्रांड नेम की 4 बाइक है, करिश्मा है, ठीक है? उसमें से वो सोच रहे हैं कि चलो यामाहा बाइक बेच दूं। अब 4 डिफरेंट ब्रांड में से जो डिसाइड की गई है ना, यामाहा, वो स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया सर? स्पेसिफिक, कि 4 बाइक में से कौन सी बेचनी है। आपके पास भी 5 मोबाइल पड़े हो तो उसमें से आप स्पेसिफाई करो कि आपको बेचना कौन सा है और सामने वाले को भी खरीदना कौन सा है। वैसा ही है, 4 बाइक में से कौन सी बाइक स्पेसिफिक की गई है सर? रोहित स्पेसिफिक कर रहा है, ही एग्रीड टू सेल इज यामा बाइक टू रोहित। तो जो बेचने वाला बंदा है मिस्टर विराट, वो डिसाइड करता है कि मैं यामाहा बाइक बेचनी है और रोहित को बेचनी है, और रोहित भी एग्री करता है, ठीक है आपकी यामाहा बाइक मुझे पसंद है, आई वांट टू बाय द सेम बाइक। इस तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जहां चीज को स्पेसिफिक किया जाएगा, कौन सी चीज खरीदनी है वो डिसाइडेड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इन दिस केस द सेल इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स। यहाँ स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है, एज द बाइक हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है, जो मिस्टर रोहित है वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे ये बाइक पसंद है, सिलेक्शन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और दोनों बंदे एग्री कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स की चर्चा। आगे बढ़ते हैं। अनस्पेसिफिक या अनएसर्टेन गुड्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करें।
अभी जो हमने चर्चा की उसमें हिंदी वर्जन हो गया निश्चित माल। अब जो बात करेंगे अनिश्चित माल, आपका डिसाइडेड नहीं है आपको क्या करना क्या है, आप कौन सी चीज खरीदना चाहते हैं अभी तक डिसाइड नहीं किया है। These are the goods which are not उल्टी definition, totally reverse definition. These are the goods which are not लगा देना, not identified and agreed upon at the time when the contract is made. अगर आप आइडेंटिफाई कर लें और एग्री कर लें, दोनों पार्टीज एग्री कर लें एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सर वो स्पेसिफिक गुड्स हो जाएंगे। लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया आपने, अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि आपको कौन सी चीज खरीदनी है, आपने डिसाइड नहीं किया है, सिलेक्शन नहीं किया है, तो फिर सर वो अनस्पेसिफिक हो जाएगा, अनएसर्टेन गुड्स हो जाएगा। दे आर आइडेंटिफाइड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन। ये कैसे आप अनएसर्टेन गुड्स है कैसे कह सकेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कैसा हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मुझे एक कार खरीदनी है, बस एक कार खरीदनी है, लेकिन आपने स्पेसिफिक नहीं किया कौन सी कार खरीदनी है। सर मुझे एक मोबाइल खरीदना है, लेकिन कौन सा मोबाइल खरीदना है, कैसा मोबाइल खरीदना है, ये आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, अनस्पेसिफिक है, क्लियर नहीं है एग्जैक्टली आप क्या खरीदना चाह रहे हैं, आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्णन दे रहे हैं, वर्णन डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन से कैसा पता चलेगा कि भाई मुझे बटर खरीदना है, कौन सा बटर खरीदना है, अमूल का बटर खरीदना है, ब्रिटानिया का बटर खरीदना है, कौन सी कंपनी का खरीदना है, फिक्स कर दिया। फिक्स करेंगे तो क्लियरिटी। एक उदाहरण लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, अनएसर्टेन कब माना जाएगा। अमित हु ओन्स फिएट कार शोरूम हैज 60 cars and agrees to sell any one of them to सुमित। अमित जो है सर उसका एक कार का शोरूम है और वो फिएट कार बेच रहा है, और उसके शोरूम पे मान लीजिए 60 कार्स पड़ी हुई है फिएट की, फिएट ब्रांड की, एंड एग्रीज टू सेल एनी वन ऑफ देम टू सुमित। ठीक है, ये सेलर हो गया अमित, सुमित हो गया बायर। अब यहाँ है ना 60 कार्स शोरूम में पड़ी है, लेकिन कोई भी एक बेचनी है सुमित को, कोई भी एक बेचनी है, फिक्स नहीं है कौन सी वाली। अब कार में भी फिएट है, चलिए ठीक है फिएट कार है, एक ब्रांड फिक्स हो गया, लेकिन वहाँ 60 कार्स में अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग चेसिस नंबर होंगे, अलग अलग इनका वो नंबर प्लेट बनेगा, अलग अलग इनके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। तो ये सारी बातें भी आ जाती है जो एक कार को दूसरे कार से अलग करता है सर, अनस्पेसिफिक से स्पेसिफिक करता है, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अनएसर्टेन गुड्स, ये अभी तक अनएसर्टेन गुड्स है। 60 में से वो कौन सी एक होगी जिसकी डिलीवरी देनी वो अभी फिक्स नहीं है। 60 कार में से कौन सी एक कार जो है सुमित को देनी है, यहाँ अभी फिक्स नहीं है, ये अनएसर्टेन है, निश्चित नहीं है, अभी तक अनिश्चित है कि वो एक कौन सी खुश नसीब कार होगी जो सुमित को मिलने वाली। व्हाइट कलर की होगी, रेड कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, ग्रे कलर की होगी, कौन सी होगी पता नहीं। So because which particular car shall be sold to Sumit has not been identified at the time of contract of sale. 60 कार में से कौन सी एक कार सुमित को देनी है ये अभी तक डिसाइडेड नहीं, सिर्फ इतना डिसाइडेड है कि एक कार देनी है। ठीक है, सो इट इज अनएसर्टेन। जैसे ही वो एक कार डिसाइड हो जाएगी, मान लीजिए रेड कलर की कार देनी है, ठीक है, अब रेड कलर की 5 पड़ी हुई है शोरूम में, वो 5 में से भी कौन सी एक देनी है वो भी डिसाइडेड हो जाए, जैसे ही वो डिसाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा सर, तो ये डिसाइड हो जाएगा दैट द एस अनएसर्टेन गुड्स हैज बीन एसर्टेन। अनिश्चित से फिर कह सकते हैं कि गुड्स आर नाउ निश्चित, मीन्स अनस्पेसिफिक से हम कह सकते हैं स्पेसिफिक गुड्स चुके हैं। तो इस तरीके से अनस्पेसिफिक गुड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक गुड्स व्हेन इट इज आइडेंटिफाइड, व्हेन इट इज सिलेक्टेड। वैसे एक और एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम में चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं मिस्टर खान हैड 13 हॉर्सेस, ही एग्रीड टू सेल एनी वन हॉर्स टू पठान। यहाँ पे भी अनएसर्टेन गुड्स, तो खान के पास 13 हॉर्स है, 13 घोड़े हैं, अब उसमें से कोई भी एक पठान को देने की बात हो रही है, लेकिन 13 में से कौन से वो फिक्स है। घोड़े के भी अलग अलग कलर होते हैं, कॉफी, वाइट वगैरह वगैरह। So this is a case of contract for the sale of unascertain goods as horse has not been identified at the time of contract of sale. अगर एक को निश्चित कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि अनएसर्टेन गुड्स हैज बीन, जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, 13 में से पठान एक सिलेक्ट कर लेगा और उसकी डिलीवरी मांगेगा, तो हम कह सकते हैं द अनएसर्टेन गुड्स हैज बीन
as certain goods as and when it is identified by the parties. तो पहली कैटेगरी कंप्लीट हुई। पहली कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा, एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसकी दो टाइप्स थे, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक। अब हम चलते हैं फ्यूचर गुड्स की चर्चा करते हैं। फ्यूचर गुड्स, भविष्य का माल। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फ्यूचर गुड्स मीन्स समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 3 शब्दों को अंडरलाइन किया है, वो मेन पॉइंट है। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड by the seller, seller important, by the seller after making the contract, after making the contract। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, जिस वक्त सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया बायर के साथ, उस वक्त उस चीज का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। वो चीज का अस्तित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं है तो हो सकता है शायद उसका मैन्युफैक्चरिंग करना बाकी है, चलो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ उसको प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ उसको एक्वायर करते हैं। एक्वायर करना मीन्स परचेस करना। सेलर क्या करेगा सर, वो चीज को खरीदने की कोशिश करेगा, खरीद के बायर को देगा। ये 3 में से कोई भी एक प्रोसेस करना बाकी होगा। गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग बाकी होगा, प्रोड्यूस करना बाकी होगा, एक्विजिशन नहीं मिला होगा, परचेस नहीं किया होगा। ठीक है, और ये 3 में से कोई भी एक प्रोसेस कब होगी, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तभी तो फ्यूचर गुड्स बनेगा। तो यहाँ सिचुएशंस क्या होगी, दो सिचुएशन क्रिएट होती है, मैंने अंडरलाइन की हुई है। फ्यूचर गुड्स आर दोस आर गुड्स व्हिच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये पहली सिचुएशन हो सकती है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो फ्यूचर गुड्स का, उस वक्त उसका अस्तित्व न हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, they may be in existence when the agreement of their sale is entered upon but have not yet been acquired by the seller at the time। एग्जिस्टेंस है लेकिन वो चीज आपके पास नहीं, सेलर के पास नहीं, आपके पास नहीं, सेलर के पास नहीं। सेलर ने मान लीजिए 100 बैग्स ऑफ सीमेंट देने की बात की बायर को। अब सेलर मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो क्या करेगा, ये 100 बैग्स खरीद के बायर को देना चाहता है। अब खरीद के देगा, अभी तो है नहीं उसके पास, प्रेजेंट में नहीं है। सीमेंट की 100 बैग्स का एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका पोजीशन सेलर के पास नहीं, ओनरशिप भी सेलर के पास नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरर के पास है, थर्ड पार्टी के पास है। तो थर्ड पार्टी से परचेस करना है, एक्वायर करना मीन्स परचेस करना है, सेलर परचेस करेगा, परचेस करने के बाद वो बायर को देगा। गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस, गुड्स का एग्जिस्टेंस है, माल का अस्तित्व है, लेकिन उसकी ओनरशिप और पोजीशन अभी सेलर के पास नहीं है। वो एक्वायर करेगा, परचेस करेगा, फिर बायर को देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसका बेस्ट पॉइंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। एक एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर गुड्स का। सुशांत एग्रीज टू बाय द एंटायर क्रॉप ऑफ राइस दैट वुड यील्ड इन प्रशांत फार्म at the rate of rupees 600 per क्विंटल। दिस इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। अब देखो सुशांत क्या करता है, एग्रीज टू बाय द एंटायर क्रॉप ऑफ राइस। सुशांत जो है एग्री करता है, क्या एग्री करता है सर, यानी वो बायर है, वो सुशांत जो है बायर है। वो क्या बाय करने की बात कर रहा है, जितना भी क्रॉप आपकी फार्म पे क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो पूरा का पूरा मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। सुशांत किससे कह रहा है, सेलर से, जिसका फार्म है प्रशांत का फार्म है, प्रशांत से कह रहा है। और रेट फिक्स कर देते हैं 600 रुपए एक क्विंटल का। ठीक है, पर क्विंटल में आपको 600 रुपए प्राइस देने के लिए रेडी है। अभी देखो एंटायर क्रॉप ऑफ राइस अभी ऑन द स्पॉट नहीं है, ये फ्यूचर गुड्स हो गया। क्रॉप जब इसका ये क्रॉप ग्रो होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द स्पॉट ये नहीं है सर, प्रोड्यूस नहीं हो गया। ये फार्म पे जब प्रोड्यूस होगा तब उसको डिलीवरी देगा प्रशांत। ठीक है, तो ये फ्यूचर गुड्स हो गया, ऑन द स्पॉट नहीं। इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फार्म ऑफ प्रशांत। प्रशांत प्रोड्यूस करेगा पहले, और जितना भी क्रॉप बनेगा वो सारा का सारा क्रॉप किसको दे देना, सुशांत को देगा। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर गुड्स। So as future goods are not in the possession of the seller, वो possession में नहीं होता है। Future goods are not in the possession of the seller at the time of contract. They can become the subject matter of an agreement to sell only and not the contract। हमने डिफरेंस में पढ़ा था, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड्स कौन से होते हैं। तो हमने डिफरेंस में पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, यानी कि जो सेल होता है, उसके सब्जेक्ट मैटर होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। इट मे बी स्पेसिफिक, इट मे बी अनस्पेसिफिक, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। ठीक है, सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। एग्रीमेंट टू सेल के सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सर, फ्यूचर गुड्स। क्या सब्जेक्ट मैटर होता है,
फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, कंटीजेंट गुड्स हो सकते हैं। तो वही समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। जिसका पोजेशन ही नहीं है सेलर के पास, जो चीज का क्रॉप्स अभी है ही नहीं, सेलर के पास ही उसका पोजेशन नहीं है, वो तो प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा, फिर ही तो वो बाद में बायर को फ्यूचर में दे पाएगा। इसलिए तो फ्यूचर गुड्स ऑन द स्पॉट इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। अगर है भी तो सेलर के पास उसका पोजेशन और ओनरशिप नहीं है। ये हमने समझा अभी थोड़ी देर पहले। इसलिए यहाँ जो हो रहा है एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो रहा है, ये समझना जरूरी है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट पे। इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है कंटिंजेंट गुड्स। व्हाट आर कंटिंजेंट गुड्स? सेक्शन 2 सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कंटिंजेंट गुड्स के बारे में? कंटिंजेंट गुड्स आर द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिंजेंसी which may or may not happen, which may or may not happen. कंटिंजेंसी के अंदर मेन पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ गुड्स। फ्यूचर गुड्स में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग करने की बात थी, प्रोड्यूस करने की बात थी, या एक्विजिशन की बात थी। उन तीन में से यहाँ एक रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है, एक्विजिशन। जो माल का पोजेशन होना चाहिए ना सेलर के पास, वो नहीं है। द ओनरशिप एंड पोजेशंस आर नॉट विद द सेलर, और ये शायद फ्यूचर में उसे मिले भी या नहीं भी मिले। द कंटिंजेंसी, the possession of the goods may be received by the seller or it may not be received by the seller in future. अगर सेलर को उसका पोजेशन मिलेगा, एक्विजिशन मिलेगा, एक तरीके से वो परचेज कर पाएगा और पोजेशन मिलेगा तो वो बायर को दे पाएगा। और हो सकता है गुड्स में बी एक्वायर्ड बाय द सेलर और इट मे नॉट बी एक्वायर्ड बाय द सेलर। सेलर को चीज मिलेगी तो बायर को मिलेगी, अगर सेलर को ही नहीं मिलेगी तो बायर को कहाँ से मिलेगी? These are the goods which are also not in existence at the time of making a contract of sale with the seller. इन चीजों का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, मीन्स अल्टीमेटली सेलर के पास ये चीज नहीं है। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जा रहा है, उस वक्त सेलर के पास इसका पोजेशन नहीं है। गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस फॉर सेलर, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए चीज है ही नहीं अभी, इसका अस्तित्व ही नहीं है। Thus, the acquisition of goods depend upon the uncertain events which may or may not happen. अब जो एक्वायर करना है, गुड्स को प्राप्त करना है सर, उस गुड्स की प्राप्ति डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे, और फ्यूचर इवेंट अनसर्टन है। गुड्स मिल भी सकता है, गुड्स नहीं भी मिल सकता है। गुड्स मिलेंगे सेलर को तो वो बायर को देगा, अगर गुड्स नहीं मिलते हैं सेलर को तो बायर को नहीं दे पाएगा। ये हो गया कंटिंजेंट इवेंट, अनसर्टेन इवेंट कंटिंजेंसी का मतलब। अब एक एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। अरुण एग्रीड टू सेल टू वरुण सर्टेन गुड्स विच आर टू बी अराइव्ड बाय अ शिप। अरुण जो है वो सेलर है, और अरुण नाम का जो सेलर है वरुण नाम के बायर को कुछ चीजें बेचने की बात कर रहा है। उसकी डिलीवरी देगा, लेकिन कैसे देगा? जब जहाज आएगा, व्हेन द शिप अराइव्स। जहाज आया ही नहीं तो हो गई ना कंटिंजेंसी। इवेंट में हैपन, इवेंट में नॉट हैपन। Goods may be received, goods may be acquired by the seller, goods may not be acquired by the seller. सेलर को चीज मिलेगी तो वो बायर को देगा, तो ये हो गया कंटिंजेंसी, यानी कि अनसर्टेन इवेंट हो गया। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स, द अवेबिलिटी ऑफ द गुड्स डिपेंड्स अपॉन द अराइवल ऑफ द शिप। जहाज आएगा तो ये कंटिंजेंट गुड्स मिलेंगे बायर को, वरुण को। अरुण को माल मिलेगा, गुड्स मिलेगा तो वो वरुण को दे पाएगा। जहाज आ भी सकता है, जहाज नहीं भी आ सकता है, हो जाए बीच में कोई घटना घट जाए, जहाज डूब जाए, तो क्या करेंगे फिर? तो इसीलिए इस प्रकार के गुड्स को, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ उस प्रकार के गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे सर? दिस इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स which is totally depend upon the uncertain events which may or may not happen.